हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, तिरंगा चढ़ेगा फांसी। कहते हैं मनुष्य कब और कैसे मरेगा ये पहले से ही तय है, और साथ ही ये भी तय है कि किसकी मृत्यु किसके हाथों होनी है। किसी की जान लेने के लिए यमदूत को यमलोक से उतर कर आना होगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं तिरंगा चढ़ेगा फांसी। लेखक हनीफ अजहर, सहयोग विवेक मोहन, पेंसिलिंग दिलीप चौबे, इंकिंग अभिषेक मलसूनी, ललित अशोक भड़ाना, रंग व सुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। तो किसी की जान लेने वाला यमदूत धरती पर ही मौजूद ही होगा। उसे कोई नहीं बचा सकता। जिसकी जान लेना चाहता है यमदूत, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसे बचाना चाहता है तिरंगा, तू नहीं बचेगा। जो भी तुझे बचाने आएगा खुद मारा जाएगा। उफ, इसे अपनी रस्सी का कैदी बनाना होगा। यमदूत को यह रस्सी कैद नहीं कर सकती। बेहोशी तो कैद करेगी, नहीं कर पाएगी। हाँ, मौत तुझे अपनी बाहों में ज़रूर कैद करेगी। उफ, इसकी कनपटी पर मेरे वार का कोई असर नहीं हुआ। इससे निपटना आसान नहीं होगा। इसलिए फ़िलहाल उस आदमी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं उससे बोलूँ, भाग जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा हुआ वह भाग निकला। अब मैं आराम से इससे निपट सकता हूँ। ओ, मेरे शिकार को तुम मुझसे इस तरह दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठाक। उफ, उसने मुझे इस अनोखे शिकंजे की मदद से दीवार में गाड़ दिया। मुझे अपने आप को इससे आज़ाद करना होगा। उफ, सिर पर हुए तेज प्रहार ने तिरंगा की आंखों के आगे चांद तारे घुमा दिए, और जब वे चांद तारे आंखों के सामने से हटे तो आंख अंधेरे के समुद्र में डूबने लगी। लेकिन अंधेरे में डूबती उन आंखों में इस बात का संतोष था कि यमदूत के शिकार की जान बच गई थी। लेकिन नहीं, जान नहीं बची थी। मुझे बेहोश करने के बाद यमदूत ने आखिर इस तक पहुंचकर इसे ख़त्म कर ही डाला। इसके मरने के पीछे मेरी नाकामी का भी हाथ है। इसलिए मैं जब तक इसके हत्यारे की खोज कर उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और उसकी खोज करने के लिए मेरा सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि आखिर ये कौन है। और ये क्या, कोई कागज़ जिस पर लिखा है फांसी नहीं होगी। फांसी नहीं होगी? किसे फांसी नहीं होगी? इस आदमी की लाश के पास पड़े इस कागज़ का और उसमें लिखे शब्दों का आपस में क्या संबंध है? सुबह होते ही तिरंगा को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। चर्चित रेस्टोरेंट कांड से जुड़े माननीय जज ओम प्रकाश पटेल की हत्या, हत्यारे ने चैलेंज दिया, फांसी नहीं होगी। ओह, तो यमदूत ने जिसकी हत्या की वह एक जज था जो 8 साल पहले घटित हुए रेस्टोरेंट कांड के फैसले से जुड़ा हुआ था। यानी अगर मैं रेस्टोरेंट कांड के बारे में जान लूँ तो शायद यमदूत तक पहुँच सकता हूँ, और रेस्टोरेंट कांड के बारे में विस्तार से जानने के लिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। एडवोकेट सत्यप्रकाश जी ने हाल ही में रेस्टोरेंट कांड वाला केस अपने हाथ में लिया, इसलिए मुझे तुरंत ही पहुंचना होगा एडवोकेट सत्यप्रकाश के यहाँ। 8 साल पहले एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक सुनील वर्मा ने अपनी प्रेमिका को मारकर और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें रेस्टोरेंट के तंदूर में जलने के लिए डाल दिया था। ऐन वक्त पर वहाँ पहुंचे पुलिस के एक सिपाही ने बहादुरी दिखाकर उस कांड को उजागर किया, और तब पुलिस ने सुनील वर्मा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया था। अब उस केस का फैसला जज ओम प्रकाश पटेल की अदालत में होने वाला था। मेरे ख्याल से जिसने भी जज साहब की हत्या की है उसका संबंध रेस्टोरेंट कांड के मुख्य अभियुक्त सुनील वर्मा से है, क्योंकि हत्यारा ये नहीं चाहता कि सुनील वर्मा को फांसी हो सकता है हत्यारों को इस बात का पहले से ही अंदेशा हो कि जज साहब सुनील वर्मा को फांसी की सज़ा सुना सकते हैं। मेरे ख्याल से जज ओम प्रकाश पटेल साहब ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था कि अपराध को फांसी देना उचित नहीं है। ऐसा करके तो कानून खुद हत्यारा बन जाता है। मेरे भी ऐसे ही विचार है, इसलिए मैंने खुद जानबूझकर यह सुनील वर्मा वाला केस अपने हाथ में लिया है। इस केस में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुनील वर्मा को फांसी की सज़ा ना हो पाए। आजीवन कारावास उसके कर्मों की एकदम सही सज़ा होगी। अभी कुछ टीवी चैनल वाले रेस्टोरेंट केस के सिलसिले में मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। उनके जाने के बाद मैं उस केस की स्टडी करूंगा। तुम चाहो तो उस केस की स्टडी में मेरे साथ रह सकते हो। थैंक यू सर, मैं तो यही चाहता था, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस केस स्टडी में ही कहीं कोई ऐसा क्लू छिपा होगा जो मुझे हत्यारे यमदूत तक पहुंचाएगा। हत्यारा कहीं और पहुंचने की सोच रहा था। जज ओम प्रकाश पटेल के बाद अब एडवोकेट सत्यप्रकाश वर्मा के केस में दिलचस्पी दिखा रहा है। वह सरकारी वकील बनकर अपना मकसद पूरा करना चाहता है, और वह ऐसा कर भी डालेगा अगर उसे लाश नहीं बनाया गया तो। अगर आप चाहते हैं कि एडवोकेट सत्यप्रकाश लाश बने तो वह लाश बनेगा, आज ही बनेगा। अपनी जान पर मंडराते खतरे से बेखबर एडवोकेट सत्यप्रकाश भारत के साथ केस की स्टडी में व्यस्त था, और तब तक व्यस्त रहा जब तक कानों को फोड़ देने वाला वह धमाका सुनाई और आंखों को फाड़ देने वाला वह दृश्य नहीं दिखाई दिया। ये कौन है? मौत तेरी। बचिए सर। ओ, मैं इस वकील की मौत हूँ।
तो क्यों इसके और मेरे बीच में आकर मरना चाहता है? लड़के, दूर हो जा इससे, यहाँ से भाग कर जान बचा ले अपनी। ओ, तेरी यह हरकत बता रही है कि तू भी इसके साथ ही मरना चाहता है। ठीक है, तेरी इच्छा मैं अभी पूरी किए देता हूँ। मुझे और सत्यप्रकाश सर को मारने की तेरी इच्छा इस जन्म में तो पूरी होगी नहीं। देखते हैं कैसे नहीं होगी। ओह, इसने मुझ पर और सत्यप्रकाश जी पर अपने वारों की झड़ी लगा दी है। ऐसे में और इस रूप में ना तो मैं ज़्यादा देर तक इसके वारों से बच पाऊंगा और ना सत्यप्रकाश जी को बचा पाऊंगा। ये काम मैं तिरंगा के रूप में कर सकता हूँ, और चूंकि तिरंगा बनने के लिए मुझे एकांत की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अपने आप को इसके वारों का इस तरह शिकार बनाना होगा कि मैं इसके वार से उछलकर खिड़की से बाहर जा गिरूँ। हो गया काम। अब मुझे तिरंगा बनना है कुछ ही पलों में। सत्यप्रकाश के पास कुछ पल भी कहाँ थे। अब तेरी सांसों का कोटा पूरा हुआ। अब मैं तेरी सांसों का हमेशा के लिए चुरा रहा हूँ। अरे, ये मैं बताने आया हूँ सांसों के चोर को। भगवान के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता सांसों की डोर को। था। ओह, तिरंगा तो अब तू उसे बचाने आया है। जज ओम प्रकाश को कहाँ बचा पाया था जो इसे बचा पाएगा? ओह, जज साहब की हत्या करके तूने अपना रूप भी बदल लिया है और हमला करने का तरीका भी। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। हर उस शख्स को मौत के घाट उतारने जो सुनील वर्मा को सजा दिलाने के पक्ष में है, उसे मरा देखने वाला यमराज के पास पहुँच जाएगा, और ये वकील उन्हीं में से एक है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे होते तू वकील साहब का बाल विवाह कर पाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? ओह, अगर मेरे हथियार को ख़त्म करना तू अपनी सफलता मान रहा है तो ये फंदा है इसका जवाब। ओह, जैसे ही उसके द्वारा उछाले गए गोल फंदे ने सत्यप्रकाश के शरीर को जकड़ा, वैसे ही सत्यप्रकाश के हलक से दर्दनाक चीख उबल पड़ी। ओह, हा 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 हा। इस फंदे से एक विशेष प्रकार की चुंबकीय तरंगें निकलकर वकील को मौत की तरफ खींचे ले जा रही हैं। तू चाहे तो उसे बचाने की कोशिश कर, या फिर मुझे रोकने की। ओह, वह एक बार फिर मेरे हाथों से निकला जा रहा है, लेकिन मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय मेरे लिए सत्यप्रकाश जी को बचाना बेहद ज़रूरी है। ओह, ये फंदा तो मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी तिल भर भी नहीं खिसक रहा। मुझे इसे काटने की कोशिश करनी होगी। ओह, ये तो कट भी नहीं रहा। ओह, मुझे इस फंदे को सत्यप्रकाश जी के शरीर से अलग करने के लिए जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो इसका घातक चुंबकीय प्रभाव सत्यप्रकाश जी को मार डालेगा। लेकिन ये ना तो कट रहा है और ना ताकत से खिंच रहा। एक मिनट, मैं फ़िलहाल ऐसा इंतज़ाम ज़रूर कर सकता हूँ कि इस फंदे का घातक चुंबकीय प्रभाव उन पर ना पड़े, और इसके लिए मुझे ये बिजली की तारें चाहिए जिसमें दौड़ता करंट घातक चुंबकीय प्रभाव को ख़त्म करेगा। हालांकि मेरा ऐसा करने से सत्यप्रकाश जी को थोड़ा करंट तो लगेगा, लेकिन वह चुंबकीय प्रभाव से अधिक घातक नहीं होगा। करंट के प्रभाव से फंदे का घातक चुंबकीय प्रभाव खत्म करके तिरंगा ने तुरंत ही सत्यप्रकाश को संभाला। आप ठीक तो है ना वकील साहब? मैं ठीक हूँ, लेकिन भारत कहाँ है? भारत कौन? मेरा असिस्टेंट। कहीं वो इसका शिकार तो नहीं बन गया? वह उसके वार्ड से उधर खिड़की के बाहर जाकर गिरा था। ओह, आप खुद को संभालिए, मैं उसे जाकर देखता हूँ। सत्यप्रकाश जी अपनी चिंता छोड़कर भारत के लिए चिंतित हो उठे। मुझे तुरंत ही यहाँ से जाकर भारत बनकर लौटना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सर, ओह भारत, तुम ठीक तो हो ना? मैं एकदम ठीक हूँ सर। सिर पर लगी चोट से कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। होश में आया तो आपके पास दौड़ा आया। वह हत्यारा कहाँ गया जो आपको मारने आया था? सही समय पर तिरंगा ने पहुंचकर मुझे उससे बचा लिया और उसे यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। ओह थैंक गॉड। लेकिन ये फंदा कैसा है? इसी में दौड़ती है चुंबकीय तरंगें मुझे मार दे रही थी, लेकिन अब मुझे उनसे कोई नुकसान नहीं। अब मैंने इलेक्ट्रिक कटर की मदद से काट दूंगा। जल्दी ही सत्यप्रकाश फंदे से आज़ाद हो गए। आप आराम कीजिए, मैं ये सारी फाइलें समेट कर रख देता हूँ। फाइलें क्यों समेट रहे हो? अभी तो हमने सुनील वर्मा के केस की पूरी स्टडी की ही नहीं। मेरे ख्याल से अब स्टडी करना बेकार है सर, क्योंकि जेल में रहते हुए भी सुनील वर्मा ने अपने आदमियों से जज साहब की हत्या और आप पर जानलेवा हमला करके दिखा दिया है कि वह बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, और ऐसे अपराधियों की तरफदारी करने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसे अपराधी एक ही सज़ा के हकदार होते हैं, और वो सज़ा है फांसी, सिर्फ फांसी। सुनील वर्मा जैसे अपराधी को फांसी ही मिले, इस दलील को मुझे और पुख्ता करना है, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं सुनील वर्मा के हिमायती को भी सारी दुनिया के सामने ले आऊँगा। और इसके लिए और उसके बारे में जानने के लिए अब मुझे मिलना होगा जेल में बंद सुनील वर्मा से। अगर तू चुप रहकर यह समझ रहा है कि तेरी चुप्पी तुझे छुड़ाने में जुटे तेरे साथी को बचा लेगी, तो ये तेरी भूल है वर्मा। इसलिए उनका पता बता दे ताकि तेरे काले कारनामे सारी दुनिया के सामने आ सके। मेरा कोई साथी नहीं है, मैंने किसी को इसका ठेका नहीं दिया है कि वह मुझे सज़ा से बचा ले। आओ झूठ, तू झूठ बोल रहा है, सच बोल सच। कंट्रोल योरसेल्फ तिरंगा, ये मेरी जेल का कैदी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी नौकरी मुश्किल में पड़ जाएगी। आओ बाहर चलें। लेकिन जेलर साहब,
प्लीज़ तिरंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आओ। तिरंगा को जेलर की बात माननी ही पड़ी। जा रहा हूँ सुनील वर्मा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथी की खोज बंद कर दूंगा। अगर वह पाताल में भी जाकर छिप गया होगा तो भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और तुझे वही सज़ा दिलाकर रहूँगा जिसका तू हकदार है, फांसी की सज़ा। कल सुनील वर्मा के केस के फैसले का दिन है। कोर्ट कल ही उसे सज़ा सुना देगी। इस बीच उसका साथी चुप नहीं बैठा रहने वाला, वह ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए मुझे उसके लिए तैयार रहना होगा हर समय, हर पल। तिरंगा का सोचना गलत था। कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला था। तिरंगा की वजह से वकील सत्यप्रकाश बच गया। अब वह वकील जो चाहता है हो जाएगा, क्योंकि कल सुनील वर्मा को अदालत में पेश करके उसे उसके कर्मों की सज़ा दे दी जाएगी और ऐसा होने के साथ ही हमारे हाथ नाकामी के सिवा कुछ नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा, हमें ऐसा नहीं होने देना। हमें सफल होना है, हर हाल में सफल होना है और इसके लिए मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि अदालत ही ना पहुंच पाए सुनील वर्मा अदालत तक सुरक्षित पहुंचे। उसके पूरे इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन उनके इंतज़ाम में भी कोई कमी नहीं थी जो नहीं चाहते कि सुनील वर्मा अदालत पहुंचे। किसी ने रस्सियों से फंदे की मदद से आगे का रास्ता बंद कर रखा है। कोई गड़बड़ लगती है, वैन को भगा और रस्सियों के फंदे को तोड़ डाल। ओ, कुछ फंदे टूटते नहीं, ओ, गर्दन की हड्डियों को तोड़ डालते हैं। कुछ अपराधी सुनील वर्मा को छुड़ाना चाहते हो, उसे गोली से उड़ा दो। अगर गोली चलाने वाले हथियारों को अपने हाथों में रख पाओ। ओ, ये तो दो है। सुनील वर्मा को बचाने के लिए हम दो ही काफ़ी हैं। आओ था 200 भी होते तब भी काफ़ी नहीं होते, क्योंकि सुनील वर्मा को रोके रखने के लिए मैं भी मौजूद हूँ। मैं जानता था सुनील वर्मा के साथ ऐसी किसी कोशिश को भी अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तिरंगा के रूप में सुनील वर्मा को ले जाने वाली वैन के पीछे था। उफ, बाल बचा साए। उस जगह भी तेरा पहुंच जाना ये साबित कर रहा है तिरंगा कि तेरे होते हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये काम तो तुझे ख़त्म करने के बाद ही हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तिरंगा को ख़त्म करना कोई हंसी खेल नहीं। हाँ तिरंगा, लेकिन मुश्किल काम को भी होना तो होता ही है ना। तुझे ख़त्म करने वाला ये काम भी होगा। था बहुत बोल लिया, अब थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान बंद कर, बेहोशी की नींद सो जा। धड़ाक। तुझे तो ये फंदा मौत की नींद सुलाएगा, क्योंकि उस फंदे का दूसरा सिला ढलान पर फिसलने के लिए बढ़ती जीप से बंधा हुआ है। ओह, तिरंगा को समझ पाता उसके पहले ही उसके पाँव ज़मीन से उखड़ गए। तुझे ख़त्म करने के लिए मुश्किल काम को मैंने आसान कर दिया है तिरंगा। अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। मैं चला। तिरंगा को इस समय उसे ज़्यादा देखने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इस समय वो उस जीप को देख रहा था जो उसके लिए यमदूत बनी हुई थी। एक बार वह जीप ढलान पर लुढ़की तो मेरे गले में पड़ा ये फंदा एक झटके से मेरी गर्दन और मेरी सांसों की डोर को तोड़ देगा। मुझे तुरंत ही अपने आप को बचाना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब या तो वह जीप रुके या फिर मेरे गले से ये फंदा निकले। 1 मिनट, जीप को रोकने का तो मेरे पास कोई साधन नहीं, लेकिन उससे जुड़ी रस्सी को काटने का एक साधन शायद मेरे पास मौजूद है, मेरी यूटिलिटी बेल्ट में मौजूद इस ब्लेड के रूप में। मैं बच गया, लेकिन मेरे साथ साथ सुनील वर्मा के वे साथी भी बच निकले जो उसे छुड़ाने आए थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि गए वे खाली ही हाथ, क्योंकि सुनील वर्मा अभी भी वैन में मौजूद है। अब ये मेरी निगरानी में उस अदालत में पहुंचेगा जहां आज इसे मिलने वाली है इसके कर्मों की सज़ा। ऐसे अपराधी की सज़ा तो एक ही है जज साहब, फांसी। इसने जेल में रहते हुए अपने साथियों से माननीय जज ओम प्रकाश पटेल की हत्या और मेरी हत्या करने की कोशिश करवाई। इस सब से सिर्फ और सिर्फ ये साबित होता है जज साहब कि इसे अपने घिनौने अपराध का कोई पछतावा नहीं। इसलिए मैं अदालत से ये विनती करूंगा कि ऐसे अपराधी को फांसी पर लटकाया जाए। डैट्स ऑल माय लॉर्ड। वकील सत्यप्रकाश की जोरदार दलील के बाद अब बारी थी अदालत के फैसले की। अभियुक्त सुनील वर्मा के अपराधों को देखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुनील वर्मा के साथ रियायत बरतने का मतलब है जघन्य अपराधों को बढ़ावा देना। इसलिए यह अदालत सुनील वर्मा वल्द धीरज वर्मा को फांसी की सज़ा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। नहीं, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है जज साहब। मैंने किसी जज की हत्या नहीं करवाई, किसी पर हमला नहीं करवाया, मेरा कोई साथी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका मैना को तंदूर में जलाने का गुनहगार हूँ। मुझे पश्चाताप करने का मौका दीजिए, मुझे फांसी की सज़ा मत दीजिए। पश्चाताप के आंसुओं से भरा था सुनील वर्मा का चेहरा, लेकिन फैसला हो चुका था, इसलिए अब उसके आंसुओं को देखने वाला कौन था? या शायद कोई था, तिरंगा। मुझे फांसी मत दो। सुनील वर्मा के आंसुओं ने तिरंगा को झकझोर कर रख दिया, उसे दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि यहाँ जालिम कानून ने तुझे बहुत सालों तक मुझसे दूर रखा।
तुझे छूने का आनंद हासिल नहीं करने दिया, तुझे अपने हाथों में उठाने की अनुभूति का एहसास नहीं होने दिया, तुझे चूमने का परम सुख नहीं पाने दिया। आह, कितना सुख मिल रहा है अब तुझे फिर से चूम कर, तुझे फिर से गले लगाकर। अब तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। ठक ठक। सरकारी परवाना, तुम मुझे यही बताने आए हो ना कि मुझे फिर से काम मिलने वाला है, सुनील वर्मा को फांसी देने का काम। जाओ जाकर अपने आकाओं से कह दो कि सुनील वर्मा को फांसी देने सही समय पर फांसी घर पहुंच जाएगा। जल्लाद। सुनील वर्मा, बल्द धीरज वर्मा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? कोई नहीं। तुम्हें फांसी होने जा रही है, तुम्हें किसी के लिए कुछ कहना है? कुछ नहीं। ठीक है, फांसी की तैयारी की जाए। ठहरिए जज साहब, मुझे कुछ कहना है। यह फांसी नहीं होगी। तिरंगा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जज साहब जो इंसाफ का तकाजा है। अगर यह फांसी हो गई तो ये इंसाफ की तो हत्या होगी, साथ ही साथ भारत में वर्षों से बंद फांसी की प्रथा भी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। और यही कोई चाहता है, इसलिए उसने सुनील वर्मा को निशाना बनाकर ऐसी ज़बरदस्त प्लानिंग बनाई कि ना चाहते हुए भी कानून सुनील वर्मा को फांसी की सज़ा दे। वो कौन है, किसकी बात कर रहे हो? इसकी, जो अपने आप को कहता है जल्लाद। मैं ये सब क्यों करूँगा? फांसी की सज़ा पाने के बाद जब मैंने सुनील वर्मा को अपने जुर्म कबूल करते और पश्चाताप की चाह में रोते बिलखते देखा तो मेरे दिल ने यह गवाही दी कि सुनील वर्मा सच बोल रहा हो सकता है, क्योंकि जब वह अपनी प्रेमिका के टुकड़े करके तंदूर में जलाने की बात स्वीकार कर सकता है तो भला वह ये क्यों नहीं स्वीकार कर सकता था कि उसका कोई साथी भी है जो उसे कम से कम सज़ा दिलाने के लिए हत्याएं करने जैसा अपराध कर रहा है। मैंने घटनाक्रम का दूसरे सिरे से मंथन करना शुरू कर दिया। नतीजा सामने आया और वह ये कि कोई सुनील वर्मा का साथी बनने का ढोंग करके वारदातें कर रहा है, इसलिए ताकि कानून सुनील वर्मा को अत्यंत जघन्य अपराधी समझे और उसे हर हाल में फांसी की सज़ा सुनाए। फिर मैंने अन्य चीज़ों के साथ अपराधी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की जांच की तो मैं ये जानकर दंग रह गया था कि हथियार के रूप में कोई अलग अलग रूपों के फंदों का इस्तेमाल किया गया और उन सब में ज़्यादा चौंकाने वाले थे रस्सी के फंदे। उन फंदों की जांच करके मैंने पाया कि वे सभी फंदे किसी कुशल कारीगर के हाथों से बने थे, क्योंकि सभी फंदे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अपराधी को फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मुझे तलाश थी उस कारीगर की जो फंदे बनाने में माहिर हो, और उसका पता करने के लिए मुझे तुझसे उसके बारे में पूछताछ करने की सूझी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिससे पूछताछ करने जा रहा हूँ वही अपराधी है, और इसका पता तब चला जब तूने मुझे सरकारी परवाना समझकर अपनी खुशी जाहिर की। यहाँ तक मैंने इसलिए इंतज़ार किया ताकि मैं माननीय जज साहब और अन्य अधिकारियों के सामने तुम्हारी पोल खोल सकूं। ओफ, यही इंतज़ार करके तूने ऐसी गलती कर दी तिरंगा, जिसका पछतावा करने का भी मौका नहीं मिलेगा। ओफ, तू कौन? जल्लाद बाप का जल्लाद बेटा, लेकिन तू मुझे यमदूत या मौत भी कह सकता है। ओह, तो वो तू ही है जिसने यमदूत बनकर जज की हत्या की और मौत बनकर वकील सत्यप्रकाश की हत्या करना चाहिए। बिल्कुल सही पहचाना तूने तिरंगा। अपने बापू के दिए फंदों को हथियार बनाकर मैंने ही वह सब किया। आज पारी तेरी है। ये सब क्या है? रोको इन्हें। ओह, जो हो रहा है उसे देखते रहो, इसी में तुम सबकी भलाई है। इधर जल्लाद ने अपने फंदों से वहाँ खड़े हर शख्स को बेबस किया, इधर उसका बेटा तिरंगा को बेबस करने की कोशिश में जुटा था। फांसी शुरू कराने के लिए हम बाप बेटे ने जो मेहनत की थी, तिरंगा तूने उन सब पर पानी फेर दिया है। इसका खामियाजा तुझे अब जान देकर भरना होगा। अगर तू सोच रहा है कि ये फंदा मेरी जान ले लेगा तो ये तेरी भूल है, और ये बात मैं इस फंदे को काट कर साबित कर रहा हूँ। इस फंदे को काट कर भी तो अपनी जान नहीं बचा पाएगा तिरंगा, क्योंकि इस फंदे की खासियत यही है कि कटने के बाद ही अपना असर दिखाता है। ओह, ये तो गले में कसता ही जा रहा है। इस फंदे का अगला हिस्सा लोहे के महीन तारों से बना हुआ है, जिन्हें किसी भी तरह काट पाना आसान नहीं। इसलिए उस फंदे को तोड़ने का ख्याल छोड़कर मरने की तैयारी कर। वैसे तू चाहे तो तेरी तैयारी में मैं इस तरह से तेरी मदद कर सकता हूँ। दोनों लड़ते लड़ते उस कोठरी में जा पहुँचे। अब वहाँ से एक ही वापस आएगा और निसंदेही आने वाला मेरा बेटा ही होगा, क्योंकि तिरंगा तो वैसे ही मौत के फंदे में फंसा हुआ है। ओह, ये तो तिरंगा बाहर आया है। तिरंगा मौत से ऐसे नहीं बच सकता। एक पल में ही फांसी के फंदे ने तिरंगा की गर्दन नापी और अगले पल तिरंगा फांसी के तख्ते पर मौजूद था। मुझे कुछ कहने के लिए तू जल बिन मछली की तरह झटपटा रहा है तिरंगा, लेकिन तूने बहुत कुछ कह लिया। तेरे कहने का समय खत्म हो चुका है। अब तेरे पास बहुत ही कम समय है, इसलिए बोलने की कोशिश करना छोड़ और सिर्फ सुन कि आखिर मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर सुनील वर्मा को फांसी दिलवाकर फांसी को दोबारा शुरू करवाने का सारा खेल क्यों रचा।
किसी को फांसी पर लटका देना मेरा या मेरे बेटे का शौक़ नहीं है, यह हमारा धंधा है, रोज़ी रोटी हासिल करके पेट पालने वाला धंधा। हमारे ख़ानदान में पैदा होने वाले बच्चे को सदियों से एक ही दीक्षा दी जाती है, फांसी देना। मैंने भी अपने बाप दादाओं से यही सीखा और अपने बेटे को भी यही सिखाया, यह सोचकर कि जब तक अपराध और अपराधी है तब तक उन्हें सज़ा देने के लिए फांसी की सज़ा भी रहेगी। लेकिन मानवाधिकारों के प्रति जागरूक आजकल के समाज के आगे कानून झुक गया और उसने फांसी की सज़ा को बंद कर दिया। लेकिन उस समाज को क्या मालूम था कि उसने हमें बेरोजगार कर दिया है, मेरे परिवार को रोटी के लाले पड़ गए। तब मैंने अपने बेटे के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने की ठान ली। लेकिन जहाँ भी पता चला कि मैं फांसी देने वाला जल्लाद हूँ, वहीं से मुझे और मेरे बेटे को धक्के मिले। कोई हुनर हमने सीखा नहीं था जो हम उसके सहारे अपना जीवन गुजार लेते। एक दिन जब मैं और मेरा बेटा वापस घर लौटे तो मुझे अपनी गर्भवती पत्नी भूख से दम तोड़ती दिखाई दी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रुपयों पैसों के बिना भला मैं ऐसे कैसे कर पाता। मेरी आंखों के सामने ही मेरी पत्नी ने दम तोड़ दिया और तब मैंने फैसला किया कि मैं और मेरा बेटा ऐसे नहीं मरेंगे। जैसे लोग दूसरे धंधे को फिर से जमाते हैं, वैसे ही हम भी अपने धंधे को फिर से जमाएंगे। और हमें ऐसा करने का मौका मिला सुनील वर्मा के केस से। मैं समझ गया कि अगर फांसी फिर से लागू हो सकती है तो सिर्फ सुनील वर्मा के केस से। हमने जो चाहा था हो गया, लेकिन तू बीच में हमारा खेल बिगाड़ने आ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ मौजूद हर आदमी को मारकर सारी बात को दबा दूंगा और मैं इसकी शुरुआत करूँगा तुझसे। जल्लाद के एक झटके के साथ ही तिरंगा का जिस्म हवा में झूल गया। फांसी पर झूलता तिरंगा का जिस्म कुछ ही पलों तक छिपकली की कटी पूंछ की तरह झटपटाया और फिर शांत हो गया हमेशा के लिए। हा 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 हा। तिरंगा की फांसी पूरी हो गई। अब जल्लाद तुम सबको फांसी पर लटकाएगा ताकि यहाँ जो हुआ दुनिया को उसकी खबर ना हो सके। यहाँ जो हुआ है दुनिया उसे भी जानेगी और ये भी जानेगी कि ये सब तो जैसे जल्लाद की करतूत है। तिरंगा, तू तिरंगा है तो वो कौन है जो फांसी पर लटका हुआ है? वो तेरा खुद का बेटा है जल्लाद, जिसे तूने खुद अपने हाथों से फांसी पर लटका दिया। और तेरे उस बेटे के शरीर पर मेरा तिरंगी लिबास इसलिए है क्योंकि उसने बैरक में मुझे बेबस करके मेरा तिरंगी लिबास ये कहते हुए उतार लिया था कि तेरे मरने के बाद मेरा इस रूप में यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे तेरे इस लिबास को पहनकर यहाँ से निकलने का आइडिया सूझा है। मुझे तिरंगा समझकर कोई मुझे यहाँ से बाहर जाने से नहीं रोकेगा। चूँकि उस समय मैं अपनी गर्दन पर फंदे में फंसा हुआ था, इसलिए उसका विरोध न कर सका। लेकिन उसकी खराब किस्मत, जैसे ही वह तिरंगा बनकर बाहर निकला वैसे ही तूने उसे अपने फांसी के फंदे में फंसा दिया। इस बीच मैं अपनी यूटिलिटी बेल्ट में रखे एसिड कैप्सूल की मदद से लोहे के महीन तारों वाले उस फंदे को पिघलाकर आज़ाद हो गया और उसी बेल्ट में रखी अपनी उस दूसरी पोशाक को पहनकर बाहर आ गया, जिसे मैं ऐसे ही किसी समय के लिए बेल्ट में तय करके रखता हूँ। उफ, मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को फांसी पर लटका दिया। मैं हत्यारा हूँ, मैं सच में जल्लाद हूँ। तूने जो किया कुदरत के कानून में तुझे उसकी सज़ा तो दे दी है, लेकिन दुनिया के कानून से भी तू बच नहीं पाएगा। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, इस बात को मेरी हमेशा रखना याद, कुदरत से ना बच पाया कोई भी जल्लाद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स भारत साफ पाक साफ में। तब तक के लिए धन्यवाद।